26 फरवरी है आज। डैड अचानक आज उठाया सुबह और बोलने लगे कि चल आज सब 14 दिन में तेरा शो करना है। वो बेंगलोर निकल रहे हैं, तो 14 दिन में मुझे अपना प्ले तैयार करना है। हमने नई स्कूटी कल ही ली है और लेट्स सी क्या होता है। हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम बुक करने। आई होप सब ठीक हो जाए। चलो पापा जी, डर लग रहा है यार। हम आ गए हैं ऑडिटोरियम बुक करने। लेट्स सी। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही है, पेपर साइंस हो रहे हैं ऑडिटोरियम बुक करने के लिए। पेपर लगते हैं, शो का डेट, डिटेल्स, टाइमिंग, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। 17 मार्च का ऑडिटोरियम बुक किया है, 17 मार्च 2021। जिस ऑडिटोरियम में हम जा रहे हैं इसका नाम है अभिरंग नाट्यगृह। बेसिकली इसमें 250 की सिटिंग्स हैं। इससे बड़ा ऑडिटोरियम भी है संकुल का, पर एज़ कोविड की वजह से ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, पता है। तो एक्सपेरिमेंटल प्ले है, उसके लिए थोड़ी कंपोज्ड जगह चाहिए थी। सो देयर वी गो। और यह हम एंटर कर गए हैं ऑडिटोरियम के अंदर। क्यों डर लग रहा है? 1.5 साल बाद परफॉर्म करूँगा यहाँ पर स्टेज पे। लेट्स सी क्या होता है। स्टेज देखते डर लग रहा है, अकेला परफॉर्म करना है, सोलो परफॉर्मेंस। ये विंग्स हैं, स्टेज है, ये लाइट्स हैं। ओके, ये विंग्स हैं, ये ग्रीन रूम है। ऊपर हैंगिंग लाइट्स नहीं हो सकती। तो ये हमारा स्टेज है। डेप्थ तो काफ़ी है, अभी लाइट से दिख नहीं रही है, काफ़ी अंदर तक है। और सोलो प्ले के लिए तो मेरी डिज़ाइनिंग में हमेशा यही रहता है कि स्टेज जितना कंपोज्ड हो, जगह जितनी कंपोज्ड हो उतना बेटर है। अगर आपका प्रोडक्शन हैवी नहीं है, डिज़ाइंस हैवी नहीं है, तो सोलो परफॉर्मेंस तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सोलो परफॉर्मेंस एक्टिंग ओरिएंटेड होती है, एक्टर के लिए होती है। वो प्ले जैसा कुछ नहीं होता उसमें। जो कहानी होती है वो सिर्फ एक्टर की रहती है और एक्टिंग ओरिएंटेड रहता है सोलो प्रोडक्शन। तो अच्छा है, 250-300 की सीटिंग है और जगह भी ठीक ठाक है। किधर? चलो भाई, ऊपर से भी जाकर देख लेते हैं कि ऑडिटोरियम से ऊपर से स्टेज का क्या व्यू है। डायरेक्शंस देख लेते हैं, सारी ऊपर की जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं। क्योंकि एज एन थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, डिज़ाइनर, एक थिएटर आर्टिस्ट का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि वो जिस भी ऑडिटोरियम में जिस भी जगह पर जा रहा है वो उसके हर एक कोने को जाने समझ ले शो करने से पहले। वो बहुत ज़रूरी है। अरे बाप रे, कितना साफ़ हो रहा है। हिंदुस्तान के थिएटरों की ये हालत है। जहाँ से फिल्में ईजाद हुई हैं और करोड़ों कमाती हैं, आज उन थिएटरों की यह हालत है। ये सारे सरकारी थिएटर हैं। तो यहाँ से अपना नाटक दिखेगा, उसका ये व्यू रहेगा, इतनी लेंथ रहेगी। ये पिक्चर फ्रेम है पूरी, इस पिक्चर फ्रेम के अंदर नाटक दिखेगा। जैसे टीवी की फ्रेम होती वैसी है ये। और ये हमारे हिंदुस्तानी थिएटरों की हालत है। डिमर भी सारे ख़राब पड़े हैं, सालों पुराने डिमर हैं, काफ़ी गंदा है। तार भी सब उखड़े हुए हैं। मतलब बेसिकली ऊपर से लाइटिंग नहीं हो पाएगी, हमें नीचे से इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। वरना प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ से लाइटिंग होती है सारी ऑपरेट नीचे के लिए। ये पूरा सिस्टम, ये जो जगह बनी हुई है, ये सिर्फ लाइटिंग रूम होता है। यहाँ से लाइट पूरी ऑपरेट होती है और कभी कभी म्यूज़िक भी ऑपरेट होता है।
अरे छिपकलियों, 17 मार्च को मेरा शो देखने ज़रूर आना। आप वो क्या बोलते हैं, हार्दिक आमंत्रित हैं। और यहाँ तो कुछ काम का नहीं है। और ठीक है, हो सकता है तो इस मतलब इसी स्पेस को भी काम में ले सकते हैं, साफ़ करवा के बिठाने के लिए ऑडियंस को। पर ये पंखे बीच में आ जाएंगे। बहुत पुरानी डिज़ाइंस है ये, क्या ही कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे कमेंट बहुत आसानी से कर देते हैं किसी प्ले प्रोडक्शन को हिंदुस्तानी देख के कि हम ब्रॉडवे जैसा काम नहीं कर पा रहे, हम अमेरिकन थिएटर जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। पर पैसा ही कहाँ है हमारे पास। आज ये जो थिएटर की हालत है, यही थिएटर आर्टिस्ट की हालत है, भूखे मर रहे हैं। कोई नहीं करना चाहता थिएटर, सब फिल्मों में जाना चाहते हैं, थिएटर को एक सीढ़ी बनाकर। ठीक है, हमें क्या है, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। मेरे बाबूजी ने 40 साल लगा दिए, थिएटर को दे दिए, वो फिल्मों में गए तक नहीं, इतने ऑफ़र आने के बाद भी। हम भी कोशिश कर रहे हैं। और नीचे उतरना काफ़ी भयानक है, क्योंकि शो से 14 दिन पहले अगर टांग टूटती है तो दिक्कत वाला काम है। मज़ा तो आएगा, अच्छी पिक्चर फ्रेम है। इस पिक्चर फ्रेम को डिज़ाइन करना और इसको बनाना और इसके अंदर एक कैरेक्टर को डालकर उसको नचाना बहुत खूबसूरत काम है थिएटर का। और प्ले प्रोसेसिंग जो है, अच्छी डेप्थ है। सोलो परफॉर्मेंस के लिए तो बढ़िया है ये जगह, क्योंकि जितनी बड़ी जगह होती है उतनी ज़्यादा उसमें चीज़ें डिज़ाइनिंग्स बनती हैं, लाइटिंग बनती है, म्यूज़िक बनता है, कॉस्ट्यूम बनती है, प्रॉपर्टी बनती है। उसको भरना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बढ़िया है, यहाँ से ऐसा व्यू आएगा। एज एन एक्टर व्यू देखना भी बहुत ज़रूरी है। ऊपर ये लाइटिंग्स, हैंगिंग लाइट तो नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं है अवेलेबल, प्रोफाइल अवेलेबल हैं कुछ, तो ऊपर लाइट टंगना तो बहुत मुश्किल है। साइड से आ जाएगा। लाइट तो बाहर से ऑर्डर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ऑडिटोरियम की ज़्यादा लाइट्स है नहीं, कुछ चलती हैं इसमें से, बाकी सब बंद है। बढ़िया है, ठीक है। विंग्स है, 4 विंग्स। सोलो परफॉर्मेंस में तो ज़्यादा काम नहीं आएंगे। ऊपर तो नहीं टंग पाएगा, हाँ देख लेते हैं उधर। अच्छा, ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स भी काफ़ी पुराने हैं, कीलें निकल रही हैं इनमें, तो टूट भी गए हैं। तो ये भी यूज़ के नहीं है, इस्तेमाल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है ऐसे पार्ट्स को। पता चले परफॉर्मेंस के टाइम पे खून वून निकल जाए। चलो ग्रीन रूम देख लेते हैं, पीछे का बैक स्टेज एरिया, आराम कक्ष। ये ग्रीन रूम है हमारा, ठीक है। चलो बढ़िया है यार। 14 दिन बाद मेरा शो है, सोलो परफॉर्मेंस बाय इवान खान। लेट्स सी क्या होता है। फट रही है, 1.5 साल से स्टेज पे तो चढ़ा ही नहीं हुआ है। ये पड़ा है, चेक करना पड़ेगा इसे। 4 ब्लॉक। ग्रीन रूम में बाकी तो ये तो फिर वो साइक्लो डला हुआ है। प्लेटफॉर्म्स तो इतने यूज नहीं करेंगे। डॉक्टर भी थे वो, और इनके बड़े वाले भाई मेरे बहुत गहरे दोस्त थे, ब्रेन हेमरेज से खत्म हो गए। इनका नाम इकबाल भाई है। ये मम्मी के सगे मामू के लड़के, और मम्मी को एक तरह से पाला था उन्होंने, मुश्ताक मामू ने। सबसे बड़े मामू वही थे, और मतलब जमील मामू के सबसे बड़े भाई,
उससे छोटे वाले का भी इंतकाल हुआ, छोटे छोटे चाटे का। पूरे 25 आदमी की फैमिली रहती थी पूरी। वो तो बाद में 51-52 में अलग हुई। 25 लोगों की फैमिली रहती थी। और हमारे जो नाना थे ना, इनके दादा, अकेले पालते थे 25 आदमी। नहीं, 25 की तो फैमिली थी और कम से कम 50 से 60 लोग खाना खाते थे ऐसे बैठ के। 4 इधर बच्चे बैठे, 5 इधर बैठे, 5 इधर बैठे। और सबसे पहले तार वाले थे टेलीग्राम ऑफिस के अंदर, वो सबसे पहले थे उज्जैन के अंदर। 150 साल हो गए। और तुम्हारे नाना ने उज्जैन में शहर खाना किया था जब 40,000 आबादी थी उज्जैन की। सारे पीठे बैठे तुम्हारे नाना के थे जो पाकिस्तान चले गए, रशीद मामू के वाली साहब। वो तलाक दे के अपने, मतलब इनके जो दादा हैं वो मेरी मम्मी के, तुम्हारी दादी के सगे नाना थे। और उन्होंने ही पाला पोसा था, उन्होंने तलाक दे दी। ये लाइट बंद करता है। तो बाबा जब भी किसी इंसान से मिलते हैं उज्जैन में, अपना रिलेशंस बताते हैं, उनके पास हिस्ट्री बताते हैं, और मतलब इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं। वो अपनी पुरानी चीज़ों को कभी भूलते नहीं है, उन्हें हमेशा साथ लेके चलते हैं, क्योंकि ये पापा का उज्जैन है। पापा को लगभग सभी जानते हैं उज्जैन में, और पापा बहुत सीधे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो किसी दिन पापा पे भी एक अलग व्लॉग बनूंगा, पापा की शख्सियत क्या है, मेरे पापा कौन है। तो आज का काम तो कंप्लीट हो गया, ऑडिटोरियम पूरा रिसर्च कर लिया, जगहें देख ली, चीज़ें देख ली, और बुकड भी कर लिया है। अब कल से रिहर्सल चालू होगी। मेरी फेवरेट जो चीज़ है इस पूरे प्रोसेस के अंदर ज़िंदगी के, वो है रिहर्सल्स। उसमें आप रोज़ कुछ नया सीखते हो। तो थैंक यू यहाँ तक आने के लिए।